हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पथ। फ्रेंड्स, मैं करुणाकर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी जितना भी वेरी लगा लो कम पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रस्तावना यानी प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इस बात को मैं इतना जोर देकर के इसके लिए कह रहा हूँ कि बिना प्रस्तावना को पढ़े, बिना प्रियम्बल को पढ़े हुए संविधान को समझना एकदम नामुमकिन है। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर कोई मुझे बोले कि भारतीय संविधान को आप एक लाइन में वर्णित कीजिए, तो मैं सीधा संविधान की प्रस्तावना को लिख दूंगा। फ्रेंड्स, अभी आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन आप धैर्य रखें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत तक आप खुद ब खुद इसके इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम लोग इस वर्ड से ही करेंगे, प्रस्तावना वर्ड से। हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, अंग्रेजी में उसे बोलते हैं प्रिम्बल। प्रियम्बल शब्द है लैटिन वर्ड प्रायम्बुलस से, जिसका मतलब होता है वॉकिंग बिफोर। जी हाँ, तो संविधान की पूरी यात्रा करने से पहले जो संविधान का सैर कराता है वही है प्रियम्बल। दोस्तों, इसको और आसान भाषा में समझे तो प्रस्तावना जो हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है, परिचय है हमारे संविधान, जो हमारे संविधान के बारे में बताता है कि हमारा संविधान कैसा है, क्या है इसका उद्देश्य, यानी संविधान निर्माता किस तरह के भारत का निर्माण करना चाह रहे थे। इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप ड्रामा का बुक देखे होंगे, नोवेल का बुक देखे होंगे, उस सब में एक सबसे फर्स्ट पेज पे रहता है प्रीफेस या फिर प्रोलॉग्यू। तो उसमें क्या रहता है कि उस पूरे कहानी का सार कहा जाता है, क्या कहना है इस बुक में के माध्यम से लेखक का ये बताया जाता है। जैसे आप गीता के ही बुक को ले लो तो उसका पूरा सार क्या है, कर्मन निवाधितारस्ते, यानी कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो उसी तरह से जो हमारा पूरा संविधान है उसका सार है हमारा प्रियम्बल, प्रस्तावना। यानी दूसरे शब्दों में इसे संविधान का आई कार्ड कह सकते हैं, परिचय पत्र। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग संविधान के प्रस्तावना को देख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसे देख लेंगे, और प्रस्तावना में जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब समझना हमारे लिए जरूरी है उस सबको एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है क्योंकि ये संविधान के उद्देश्य को बताता है। पहले तो मैं इसको रीड कर लेता हूँ और आपको भी बताता हूँ कि इसको याद भी कर ले। एक एक वर्ड, एक एक कॉमा, फुल स्टॉप के साथ आप याद कर ले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रस्तावना। हिंदी में है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वहीं इंग्लिश में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपको जिस भाषा में सरल लगे, जिस भाषा में संभव हो, आप प्रियम्बल को याद जरूर कर ले। दोस्तों, प्रस्तावना जितने भी बोल्ड मार्क किए हुए वर्ड है उस सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। सबसे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से है। तो प्रस्तावना का विचार आया था अमेरिका के संविधान से, ये चीज़ आप नोट कर ले। और वहीं पर अगर प्रस्तावना की भाषा की बात आएगी तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी ये विचार जो प्रस्तावना को वर्ल्ड का बहुत सारा देश अमेरिका से लिया, क्योंकि सबसे पहला जो लिखित संविधान बना था अमेरिका का बना था और सबसे पहले वही प्रस्तावना जोड़ी गई थी। तो ये वर्ड हमारा संविधान का जो प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड अक्षर से शुरू होता है अमेरिका के संविधान में जो प्रस्तावना है उसी से। दोस्तों, प्रस्तावना में 3 शब्द यूज हुए, मैं आगे बताऊंगा, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये तीनों वर्ड आए हैं फ्रांस की रिवॉल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से। ये मैं आगे बताऊंगा, आप यहाँ से भी याद रखें। दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है हमारे संविधान के प्रस्तावना का आधार क्या है। तो प्रस्तावना का आधार है नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को जाकर के ये एक्सेप्ट हुआ था। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्टेटमेंट भी, ये भी आप याद रखें। तो ठाकुर दास भार्गव जो थे वो संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहे। वहीं एक नाम है के मुंशी, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान सभा की जन्म कुंडली कहा। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, इस संविधान सभा की आत्मा प्रियम्बल को बोला है ठाकुर दास भार्गव ने। अगर आपको नॉर्मल पूछा जाए संविधान की आत्मा क्या है तो आप लिखेंगे प्रस्तावना, लेकिन संविधान की आत्मा एक
चीज़ को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है, वो है क्या? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में आज तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है। इससे पहले तो संशोधन संभव ही नहीं था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे सिनेरियो हुए, उसके बाद संशोधन हुआ। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ आप याद रखिए कि अभी तक संविधान में एक संशोधन हुआ, वो कब? तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 ईस्वी में। और इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़ा गया: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब आइए दोस्तों, हम लोग प्रस्तावना में यूज किए एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाला है कि अगर संविधान के प्रस्तावना को हम लोग पूरा ब्रेक करके देखें तो इसके 3 भाग निकलते। एक तो हम भारत के लोग, यहाँ तक में अगर पहला पार्ट निकाला जाए तो यह है सोर्स, यानी भारतीय संविधान जो हम लोगों सभी लोगों पे नागरिक पे लागू होता है। इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आई? कौन बोला कि तुम हमारे ऊपर राज करो? तो ये शक्ति जो है, ये सोर्स है हम भारत के लोग ही इसका सोर्स है। इसके बाद दूसरे पार्ट को देखें तो बताता है हमारा देश का नेचर, संविधान का नेचर कैसा है। तो यह भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्टेट के रूप में दिखाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, ये सब हमारे भारत का स्वभाव है, नेचर है। और इसके बाद अगर तीसरा पार्ट में देखें, यहाँ से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से लेकर के लास्ट बंधुता सुनिश्चित करने तक, तो ये जो है हमारे संविधान का उद्देश्य है कि किस तरह का भारत बनाने का लक्ष्य है हमारे संविधान का। दोस्तों यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि हम भारत के लोग संविधान की शक्ति का स्रोत है। ठीक है, हम सभी पे संविधान लागू होगा, ये भी ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जब ये संविधान बन रहा था, जब संविधान सभा ये बातें कह रही थी, तो उस समय तो हम लोगों ने उसे पावर नहीं दिया। तो इस संविधान सभा के पास पावर कहाँ से आया कि हम भारत के लोग के बिहाफ पे वो सारी बातें कह दें? जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं संसद में, उन्होंने जो कानून बनाया या फिर संविधान में जो चीज़ ऐड किया वो हम पे लागू होगा, क्योंकि हमने उसे रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा है, हमने अपना पावर दिया है कि जाओ हमारे लिए बदले में तुम वहाँ पे काम करो। लेकिन जब संविधान सभा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे थे, उस समय तो हम लोगों ने उन्हें वोट देकर के नहीं भेजा था, क्योंकि वो तो अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके वहाँ गए थे संविधान बनाने के लिए। तो उन्हें ये शक्ति कौन दे दिया कि हमारे बिहार पे इतनी बड़ी बातें कह दे? तो उन्हें ये शक्ति दिया था कैबिनेट मिशन ने। 1946 में जो कैबिनेट मिशन था, वो उसके द्वारा कहा गया था कि आप अपने मेंबर चुन करके संविधान सभा का गठन करें, और संविधान सभा जो होगी वो भारतीयों के लिए एक संविधान बनाएगी। अब आइए दोस्तों, हम लोग एक एक वर्ड का मतलब समझते। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सोवेरेंटी। इसका मतलब है कि भारत अपने देश हित में किसी भी तरह का बाहरी रूप से या फिर आंतरिक रूप से किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी अब किसी तरह के विदेशी शक्ति का प्रभाव नहीं होगा। पहले क्या था कि आप देखते होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने घोषित कर दिया कि हम इंटर कर चुके हैं, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, जबकि हम भारत के लोग इसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थे। तो इसी तरह का कोई भी निर्णय होगा अगर वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, जैसे अभी सीमा का विवाद है, हम लोग क्या कहते हैं कि चीन या फिर पाकिस्तान से जो हमारा सीमा विवाद है, इसमें अमेरिका कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा अपना मामला, हम अपने सोवरेनिटी से है, हम अपने संप्रभुत्व का यूज करके हम अपने उस इशू को सॉल्व कर लेंगे। इस पे किसी बाहरी देश का हम हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। उसी तरह से जो वैश्विक संस्थाएं हैं, जैसे यूएनओ ले लीजिए, राष्ट्रमंडल ले लीजिए, इस सब संस्था में जो हम सदस्यता ले रखे, ये हमारी पसंद है, किसी का इस पर प्रेशर नहीं चल सकेगा। अगर हमें अभी भी लगेगा कि हमारे हित में नहीं है तो हम अभी उसकी सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं, ये हमारा निर्णय होगा। अगला वर्ड है समाजवादी, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सोशलिज्म। और समाजवादी विचारधारा जो है, इसका अर्थ होता है कि जो देश की संपत्ति होगी, जो देश की संपन्नता होगी, इस पे हर एक गरीब अमीर सभी लोगों का समान अधिकार होगा, यानी देश की संपन्नता का सुख सभी लोगों को मिलना चाहिए। दोस्तों यहाँ मैंने एक लाइन यूज किया है कि हमारे जो देश का समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो कि महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित है। इसका क्या मतलब है कि समाजवाद का 2 रूप है। एक तो आप जो रसिया वगैरह में देखते हैं, वहाँ क्या है कि वहाँ के लोग समझते हैं गरीबों को लड़ करके अपना हक लेना पड़ेगा सरकार से, है ना। और हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, यानी सरकार चुन करके ही, और सरकार का कर्तव्य है कि जितना भी संपत्ति उसको सरकार अपने अंदर मिले और उसका समान वितरण करे लोगों के बीच में। यानी यूं कहें कि रसिया का जो समाजवाद है कुछ ऐसी बात करता है कि हम भले ही कैसे भी रहे, हम काम करें ना करें, हमें भी अंबानी के बराबर संपत्ति मिलना चाहिए, कुछ इस तरह का, यानी उसको साम्यवाद कह सकते हैं, कम्युनलिज्म। लेकिन हमारा जो भारत का समाजवाद है ये कहता है कि जो जिस हिसाब से जिस रेशियो में वर्क करेगा उस रेशियो में उसे संपन्नता का अधिकार है। अगला वर्ड है पंथ निरपेक्ष, इसे कहेंगे धर्म निरपेक्षता भी कहा जाता है, यानी सेकुलर, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है दोनों में। पंथ का मतलब होता है, जैसे धर्म तो आप समझ ले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब धर्म हुआ। कुछ पंथ भी होते हैं, जैसे आप कबीर पंथी लोग सुने होंगे। कबीर तो कोई धर्म नहीं बसा करके गए थे, लेकिन उनके विचारधारा को मानने वाले कुछ कम्युनिटी होते हैं, समुदाय होते हैं। इसी तरह से जो रहीम है, उन लोगों के विचारधारा से भी कुछ लोगों का विचारधारा मिलता है, तो उस सब हो गया पंथ। तो उस तरह का किसी भी तरह का कोई भी विचारधारा कोई आदमी रख सकता है। देश में कोई धर्म या फिर कोई
पंथ राज्य का नहीं, राष्ट्र का नहीं होगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्र कहेगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, जैसे आप नेपाल में देखोगे हिंदू राष्ट्र है, तो वहाँ पे मुस्लिम के लिए वो वहाँ की सरकार कोई खास व्यवस्था नहीं करती थी, है ना। तो उस तरह से हमारे देश में कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, सभी लोग स्वतंत्र है। जो धर्म जो आदमी मानना चाहता है, जो पंथ जो आदमी मानना चाहता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। यानी सरकार धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। दोस्तों एक चीज़ और आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि ये सब जो वर्ड है या फिर ये सब जो टारगेट है या फिर ये सब जो स्वरूप संविधान का कहा गया है प्रस्तावना में, ये सब पूरा किया जाता है किस माध्यम से? तो जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर मौलिक अधिकार, इन सब के माध्यमों से संविधान में इन सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है, जो बात प्रस्तावना में कही गई है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक इनके लिए सबसे फेमस डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन साहब का, जो कहते हैं कि ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, यानी जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। यानी शासन का वैसा प्रारूप जिसमें जनता खुद शासन करे, जनता का और जनता के द्वारा वो सरकार बनाया गया और जनता के लिए वो सरकार काम करे। लोकतंत्र के बारे में कुछ और चीज़ भी आप जान लीजिए कि हमारे देश में जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये होता है कि जो भी कानून बनता है उसमें डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट कर, रिफरेंडम वगैरह लिया जाता है। जैसे आप स्विट्जरलैंड में देख सकते हैं, कोई भी कानून बनता है तो एक रिफरेंडम पूरे पब्लिक के द्वारा से लिया जाता है। अगर पब्लिक का डिसीजन जिस तरफ जाता है, बहुमत जिस तरफ रहता है, उस तरह का कानून बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट ये लोकतंत्र है। हम लोग अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं और हमारा प्रतिनिधि हमारे बदले में रिप्रेजेंट करके वहाँ पे कानून बनाता है। और इस सबसे भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पक्ष है लोकतंत्र का, फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन। मान के चलिए अगर इलेक्शन होता है, लोकतंत्र है, लेकिन उसमें अगर गड़बड़ी हो जाए, बंदूक लेकर के आपको ज़बरदस्ती कोई वोट गिरवा दे, तो क्या मतलब है? और इसी तरह से अगर रेगुलर ना हो, मान के चलिए एक बार मोदी जी सरकार में आ गए, अब उनको लाइफ टाइम कभी हटना ही नहीं सरकार से, तो फिर वैसे लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? तो इसके लिए लोकतंत्र का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन। अब आइए अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है गणराज्य। गणराज्य को अंग्रेजी में रिपब्लिक भी कहते हैं। इसका मतलब होता है गणतंत्र सिस्टम। गणतंत्र सिस्टम क्या होता है? देखिए बहुत लोग लोकतंत्र और गणतंत्र में, लोग को गण समझ लेते हैं और लोकतंत्र गणतंत्र में अंतर नहीं कर पाते, बल्कि लेकिन दोनों में अंतर है। गणतंत्र का मतलब होता है जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, यानी राष्ट्र का जो सर्वोच्च पद होता है उसमें कोई भी जनता जाकर के आसीन हो सकती है, जिसे आप चुन लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद होता है देश में राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है, और राष्ट्रपति के पद पर भी कोई भी आम नागरिक जाकर के बैठ सकता है। यानी कुल मिलाकर के कहें तो यह लोकतंत्र का भी एक स्पेशल प्रारूप है। ऐसे लोकतंत्र दो तरह का होता है, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र और राजतंत्रात्मक लोकतंत्र। जैसे आप ब्रिटेन में देख ले तो ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि जो राष्ट्र का प्रमुख है, सरकार का प्रमुख तो हो जाता है वहाँ का प्रधानमंत्री, लेकिन जो राष्ट्र का प्रमुख है, अभी मान लीजिए एलिजाबेथ, वो क्या है तो वो वंशानुगत है, उनका बेटा उनका बेटी ऐसे कर करके वंशानुगत है, रेगुलरली उस सर्वोच्च पद पे वही लोग आसीन रहेंगे। तो वहाँ पे क्या है, अभी भी डेमोक्रेसी होते हुए मोनार्की है। तो ब्रिटेन की व्यवस्था को हम लोग रिपब्लिक नहीं कह सकते, गणतंत्र नहीं कह सकते, लेकिन हमारे भारत में गणतंत्र की व्यवस्था की गई, यानी सर्वोच्च पद पर कोई भी आदमी जिसे वोट दे करके हम लोग ये पहुँचा दे वो बैठ सकता है। तो यह तो हो गया गणतंत्र की बात। अब है हमारे समाज में तीन तरह के न्याय की बातें की गई, सामाजिक और आर्थिक न्याय। अब आइए इसे देखते हैं क्या है ये तीनों। हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय की वकालत करता है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि समाज में जो भी लोग हैं उन सभी को समाज के साधन, संसाधन और संपन्नता के सुख भोगने का समान अधिकार है। यानी किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय, जेंडर, इस सब के आधार पर सामाजिक सुख से वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे आप पहले देखते हो कि जो सार्वजनिक शौचालय है, जो सार्वजनिक कुआं है, उन सब पे दलित, पीड़ित, इन लोगों को नहीं जाने दिया जाता था। तो इस तरह की जो बातें थी उन सब का हमारा संविधान खंडन करता है और सामाजिक न्याय की वकालत का। इसी तरह से आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय एक एग्जांपल से आप समझिए कि मान के चलिए अंबानी की कंपनी में हम भी CEO है और आप भी CEO हैं। तो अगर हम CEO का 1 लाख तनख्वाह है तो अंबानी इस आधार पे कि हम गोरे हैं या फिर मैं UR हूँ, जनरल हूँ और आप OBC ST SC है, तो इस आधार पे वो आर्थिक रूप से भेदभाव नहीं कर सकता, दोनों का सैलरी बराबर होगा। और आर्थिक न्याय से ही जुड़ा हुआ है टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें धन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही जाती है। जो अमीर लोग हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेकर के गरीबों तक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रूप से पहुंचा करके जो धन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बराबर करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से राजनीतिक न्याय की भी बात की गई। इसका मतलब है कि राजनीति में सबको न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक न्याय का एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे हमारे संविधान में 18 वर्ष के वयस्क मताधिकार की बात कही गई। तो किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को, किसी भारत के नागरिक को इस आधार पर कि वो गोरा है, काला है, पुरुष है, महिला है, रंग भेद या फिर नस्ल भेद, किसी के भी आधार पे उसको 18 वर्ष होने के बाद वोट के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। या फिर उसे अगर इलेक्शन लड़ने का अधिकार प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उससे
उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, या फिर उसको राजनीतिक पहुंच, जैसे आपको किसी बात को अगर किसी गरीब को भी पहुंचाना है सरकार तक, उसे पहुंचाने से नहीं रोका जा सकता है। तो इस तरह के भी न्याय की बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे संविधान में 5 तरह के स्वतंत्रता की बात कही गई है। अब ये क्या है ये भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता का मतलब तो आप समझते हैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर चीज पे कोई बाहर का आदमी रोक टोक नहीं करेगा, तो सरकार किसी तरह से रोक टोक नहीं करेगी। और इस 5 तरह के स्वतंत्रता में सबसे पहला विचार, तो कोई भी आदमी का अपना विचार रखने का ये अधिकार है। कोई क्या विचार करे, किस तरह से अपने जीवन को, लाइफ को जीना चाहे, उससे दूसरे को कोई मतलब, सरकार को कोई मतलब नहीं। इसी तरह से दूसरी बात आती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की मतलब कोई भी बात अपना लोग रख सकता है। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि लिबर्टी का मतलब होता है एक लिमिटेड लिबर्टी जो संविधान के सीमाओं के अंदर है। क्योंकि अगर लिबर्टी का मतलब ये समझ ले आप जा रहे हैं किसी आदमी को जाकर के ठोक दिए, गोली मार दिए, इस तरह का लिबर्टी हमारे संविधान में नहीं है। एक सीमा तक लिबर्टी है। और उसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी बात किया गया है कि कोई भी आदमी अपना बात रख सकता है। सरकार के सामने अगर अपनी किसी तरह की मांग होगी, किसी तरह का उसका प्रश्न होगा तो वो रख सकता है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी एक सीमा है। यहाँ पे आप देखेंगे आगे चल करके कि एक गरिमा की बात कही गई। तो किसी भी हद तक आप ऐसा अभिव्यक्ति नहीं रख सकते जो किसी के गरिमा को ठेस पहुंचा सके। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया मानहानि का। अब बराबर देखते होंगे लीडर्स लोग मानहानि का मुकदमा करते रहते जब उनसे पर्सनली कमेंट कर दिया जाता है। तो इसी तरह से तीसरा विश्वास। विश्वास में सब तरह का विश्वास आता है। हालांकि इसमें अंधविश्वास को भी कभी कभी काउंट किया जाता है, तब तक जब तक वो देश के अहित में नहीं है। यानी आप कितना भी डायन जोगन माने, किसी तरह का भूत प्रेत माने, उससे हमें कोई मतलब नहीं जब तक वो किसी तरह से राष्ट्र को इफेक्ट नहीं करता है। अगर किसी को आप भूत प्रेत के चक्कर में गला घोट करके मार दिए तो वो विश्वास की सीमा से बाहर हो जाता है। चौथी बात है धर्म की स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपना जो धर्म मानना चाहे वो धर्म को पालन करने के लिए, उस धर्म में विश्वास रखने के लिए। पहले भी बताया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। और चौथा, पांचवा है उपासना। उपासना मतलब किसी तरह का अपना किसी ईश्वर का उपासना करना, या फिर मूर्ति पूजा करना है, नहीं करना है, मूर्ति भंजक बनना है, वो सब चीज़ उसकी अपनी स्वतंत्रता। उसमें राष्ट्र किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा और किसी नागरिक को भी किसी तरह का इंटरफेयर किसी के पर्सनल लाइफ में करने का कोई हक नहीं है। इसके बाद वर्ड आता है समता। संविधान में 2 तरह की समता का बात किया गया है। एक तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा का मतलब हुआ कि रिगार्ड, रेस्पेक्ट। जैसे मान के चलिए कि किसी 2 जिला में, एक में मैं कलेक्टर हूँ, एक में आप कलेक्टर है जिला का, और जिला का कलेक्टर है तो इसका मतलब है कि उसके नीचे का जो अधिकारी होगा वो आपको ऑफिशियल डिकोरम के तहत जो रिगार्ड आपका बनता है वो देगा। राष्ट्र आपको उस तरह का रिगार्ड देगा। जिला में जो सुख सुविधा दिया जाता है एक सिविल सर्विसेज एम्प्लॉय को, वो आपको भी दिया जाएगा, हमें भी दिया जाएगा। किसी भी इस हिसाब से कि मैं अलग कास्ट का हूँ, आप अलग कास्ट के हैं, या फिर रंग भेद, किसी भी तरह के भेदभाव के अधीन किसी भी सुविधा से या फिर किसी तरह के प्रतिष्ठा से हमें वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि कोई वहाँ पे अगर ब्राह्मण राजपूत स्टाफ रहेगा और हम यहाँ पे एसटी है तो वो हमें आकर के सैल्यूट नहीं करेगा। वो नियम कानून, प्रतिष्ठा का जो समानता की बात हमारे संविधान में कही गई है। दूसरा, अवसर की समता की भी बात हमारे संविधान में कही गई। अवसर की समता का मतलब है कि सबको समान अवसर दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्षेत्र हो, महिला हो पुरुष हो, उससे कोई मतलब नहीं। क्षेत्र भी कोई भी हो। जैसे अगर कोर्ट में आपको ये अपीयर होने की बात है तो ऐसा नहीं कि कोई जनरल कैटेगरी का आदमी है तो उसे 5 मौका दिया जाएगा अपने साक्ष्य को प्रूव करने के लिए, और कोई ST SC है तो 2 अवसर देकर के उसे उसके अगेंस्ट में फैसला सुना दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जा सकता है। या फिर किसी सिविल सर्विसेज या फिर किसी तरह के सर्विसेज में भी अगर अवसर देने की बात है तो कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी जेंडर का लोग हो, सबको बराबर अवसर दिया जाएगा। अगला वर्ड आता है व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब हुआ हर एक व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक जो भारत में जन्म ले लिया, उसे अधिकार है वो अपने गरिमा और गौरव के साथ जिएगा। जैसे भारत में कोई महिला जन्म ले ली तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि महिला के रूप में वो जन्म ले ली तो उसके लिए वो अभिशाप बन जाए। महिला को भी उतना ही गरिमा है जितना एक पुरुष को है। जितने गरिमा से जीने का अधिकार एक उच्च वर्ग को है उतना ही एक निम्न वर्ग को है, अमीर को भी है, गरीब को भी है। इसके बाद अगला वर्ड यूज किया राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता का मतलब हुआ कि जैसे हमारे देश में हर जगह विविधता है, भाषाई विविधता, क्षेत्रीय विविधता, कल्चर की विविधता, इसके अलावा भी हमारा राष्ट्र एक है, हमारे राष्ट्र में एकता है और हमारा संपूर्ण भारत जो है वो अखंड है, इसे खंडित नहीं किया जा सकता। फर्स्ट अनुच्छेद जब देखिएगा आर्टिकल, भारत को एक संघ के रूप में वर्णित किया गया है और संघ से बाहर किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र को जाने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा भारत पूरा एक है। और लास्ट वर्ड आता है बंधुता। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो बंधुता का सेंस है उसे डेवलप करने की बात हमारा संविधान कहता है। और यही बंधुता का कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से हम लोग, अगर यूपी का लोग है, कोई कर्नाटक में रहता है तो ये बोला जाता है कि पहले तुम देश का नागरिक, हम दोनों भाई भाई हैं, हम पहले देश का नागरिक है। और इसी तरह से आपसी बंधुता और भाईचारा के माध्यम से हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। और इसके बाद आप लास्ट पार्ट देखेंगे तो ये तो डेट है अनाउंसमेंट का कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग अपने भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिए।
दोस्तों इसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था। इस दिन प्रस्तावना को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया था और कुछ अनुच्छेद 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे और बाकी के अनुच्छेद जो कंप्लीट संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसके लिए एक बार मैं फिर से कहूँगा कि संविधान को प्रस्तावना को आप अक्षरशः याद भी कर लें, क्योंकि अगर कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जा सकता है कि संविधान के प्रस्तावना का प्रथम वर्ड क्या है और अंतिम वर्ड क्या है, या फिर किस तरह के समानता का बात किया गया है, किस तरह के स्वतंत्रता का बात किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो आपको कभी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बता दी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो वर्ड है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, यानी ये मूल संविधान में नहीं था। और इसके अलावा एक बात और मैंने बताया कि समता, स्वतंत्रता और बंधुता जो 3 वर्ड है ये तीनों लिया गया है फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से। अब आइए हम लोग देख लेते हैं प्रस्तावना से रिलेटेड 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट का केस का डिसीजन है। एक है बेरूबरी यूनियन मामला जो 1960 में हुआ था, जिसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो बेरूबरी ये एक क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान में चला गया, लेकिन वो संविधान के द्वारा हमारे भारत में दिखाया गया था। तो इसी बात पे डिसीजन आया था, उसमें बताया गया था कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। लेकिन इसके साथ ये बात भी एक्सेप्ट किया गया था कि अगर संविधान में किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का अर्थ अगर अस्पष्ट हो, यानी 2 से अधिक अगर अर्थ दे रहा हो, 1 से अधिक अर्थ दे रहा हो, तो उस स्टेज में भारतीय संविधान के प्रस्तावना को ही रेफर किया जाएगा। जो फाइनल प्रस्तावना के हिसाब से अर्थ बैठेगा उसे मान्य किया जाएगा। तो ये आप याद रखें कि बेरी यूनियन का जो केस हुआ था उसमें बताया गया था कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना। लेकिन आगे चलकर 1973 में एक मुकदमा हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है, इसे कभी अलग नहीं किया जा सकता और संविधान का भाग है वो। और साथ ही ये भी कहा गया कि संविधान के भाग 20 के द्वारा यानी अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। हालांकि ये भी कहा गया कि मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको संविधान के प्रस्तावना को और मजबूत करने के लिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी भारतीय संविधान के प्रस्तावना से जुड़ी हुई सारी जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर करके उन्हें भी हमसे जोड़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन सभी को देख लेंगे, ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए, याद हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।